अच्छा, मैं फिर से एक बार क्वेश्चंस को फिर से आपको एक बार समझाता हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी मतलब लिखने के लिए बोला। तो आई जस्ट वांट टू से कि एक बार फिर से क्वेश्चंस को एक बार रीड करो मेरे साथ, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए फटाफट। क्वेश्चंस क्या बताता है? क्वेश्चंस यही बता रहा है आपको कि आर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, आर एक एम्प्लॉय है ऑफ XYZ लिमिटेड, रिटायर्ड कर रहा है वो फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/14। वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ योर average salary after serving for 16 years. Please remember कुछ important point. And 16 years 7 months सर्विस करने के बाद वो रिटायर कर रहा है। At the time of retirement he received a sum of rupees 50k, मतलब 50,000। ओके, अगर किसी को k का मतलब सबको पता होता है आजकल। A sum of rupees 50k as leave encashment for unavailed leave, मतलब जो लीव उसने अभी तक 300 डेज लीव, जो इसने लीव उसने लिया नहीं है, छुट्टी नहीं लिया तो काम किया, और काम किया तो फिर पेमेंट मिलेगा। बात क्लियर है ना? छुट्टी नहीं लिया तो काम किया, और काम किया तो पेमेंट मिलेगा। He was entitled to 40 days leave for each year of completed year of service. For each year of completed year of service, he was getting a salary of rupees 5,000 per month. 5,000 पर मंथ का सैलरी उसको मिलता है या मिलता था। He received increment of rupees 500। ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने आपको इस तरह का सम्स कराया नॉर्मल बेसिक ये, कि अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2013 से इंक्रीमेंट हुआ है। और फिर बोला जा रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस एकदम पानी के बराबर हो गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है, तो सॉल्व करके और मजा आ जाएगा। सॉल्व करके तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा? चलो, सॉल्यूशंस जब करेंगे तो हमें थोड़ा प्रेजेंटेशंस के साथ करना चाहिए। लिख लो लीव एनकैशमेंट। ओके, लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट में मैं आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ द, ये जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था ना, याद होगा आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट रिसीव्ड 10 इंटू एवरेज सैलरी एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी का डेटा मैंने आपको बताया था। तो उसी को हमें पुट करना है। फिर से बार बार बता रहा हूँ, आई होप की क्लैरिटी हो रहा है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट मतलब सबसे कम, AST, हाँ, नॉट LIST। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो जब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट में आप करोगे तो आपको क्या करना चाहिए? आप पॉइंट नंबर ए में करो। पॉइंट नंबर ए में यू नो इट, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम रूल बताता है 3 लाख का, तो मैक्सिमम 3 लाख का अमाउंट बता दो। पॉइंट नंबर बी में यू नो इट, अमाउंट रिसीव का बात होता है, तो अमाउंट रिसीव को लिख लो। आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 50,000 का, है ना? तो आपका अमाउंट रिसीव हुआ 50,000 का लीव एनकैशमेंट के तौर पे। पॉइंट नंबर सी में आपको पता है कि 10 इंटू एवरेज सैलरी, इसलिए मैं बार बार पता है बोल रहा हूँ, बिकॉज सीरियसली आपको मैंने कुछ ही देर पहले बताया, दैट्स व्हाई। तो एवरेज सैलरी, तो 10 इंटू एवरेज सैलरी जब हम लोग करेंगे तो उससे पहले आपको एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना चाहिए, जो मैंने आपको प्रोविजंस के टाइम पे नहीं बता रहा था। प्रोविजंस में मैं इसको एवरेज सैलरी को एज्यूम करके कर रहा था, लेकिन इसमें आपको ये करना पड़ेगा। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो 10 तो फिक्स है, बस एवरेज सैलरी कैलकुलेट करो। जो आपको नहीं पता है तो इसको कैलकुलेट करना है और फिर इसका अमाउंट आपको बिठाना है। एंड पॉइंट नंबर डी में भी आपको दो चीज चाहिए होता है, उस पर आपको एक होता है क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। अगेन एवरेज सैलरी यू डोंट नो, तो एवरेज सैलरी का कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत वाइटल है ना? तो एवरेज सैलरी इसमें भी आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी कैलकुलेट करो तो यहाँ का एवरेज सैलरी भी आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डेट ऑफ रिटायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू। आपको रिटायरमेंट कब हुआ था? चलो क्वेश्चंस में देख लेते हैं।
1 जनवरी 2014 को आप रिटायर किए थे, मतलब आर जो है वो रिटायर किया था 1 जनवरी 2014 को। तो ये 14 की जगह 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सम्स। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमेशा। तो 1114 को रिटायर कर रहा है, तो अगर 1114 को रिटायर कर रहा है तो उसका एवरेज सैलरी करने का सिस्टम आपको क्या होना चाहिए? तो एक काम करते हैं, एवरेज सैलरी को नेक्स्ट पेज में जाते हैं क्योंकि कुछ लंबा लाइन खींचना है। तो ये 1 जनवरी को रिटायर कर रहा है, तो ठीक उससे पहले मंथ से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। सैलरी तब उसको मिल रहा था क्योंकि जनवरी को रिटायर कर रहा है, तो दिसंबर तक उसको सैलरी मिला होगा, है ना। तो एवरेज सैलरी दिसंबर तक मिला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एवरेज सैलरी 10 महीने का किया जाता है रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 10 मंथ्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सिखाया था जब हम लोगों ने आपको ग्रेचुइटी सिखाया था, है ना। तो लास्ट 10 मंथ का होता है एवरेज सैलरी। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबको बता रहा हूँ, अगर किसी ने लास्ट क्लास में, उसे भी मैं याद दिला रहा हूँ कि एवरेज सैलरी ऑलवेज 10 महीने का होता है। तो दिसंबर, ये दिसंबर में किस बेस पे कर रहा हूँ क्योंकि आपका रिटायरमेंट का डेट है 1114, तो जनवरी में रिटायरमेंट है आपका, दैट्स वाई, बिकॉज आपका रिटायरमेंट जनवरी को है, दैट्स वाई मैं दिसंबर लिखा। दिसंबर में आपको 5000 मिला, फिर नवंबर को आपको अगेन 5000, इन द अक्टूबर फिर से 5000, अक्टूबर में भी 5000, सितंबर में भी 5000, अगस्त में भी 5000, 10 महीने जाना है ना। जुलाई में भी 5000, जून में भी। ध्यान में रखना है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट कब किया था। क्वेश्चंस में फिर से जाता हूं मैं, ये देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। इसका मतलब समझते हो कि 500 का जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो 500 का आपका इंक्रीमेंट हुआ है, जो आपका हुआ है 1 जुलाई 2013 में जाके। इसका मतलब ये जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहा है, ये 1 जनवरी से पीछे से कर रहा है। मतलब ये जो दिसंबर का डेटा है, ये 13 का डेटा है ना। ये 2013 का डेटा है, मतलब ये 1 जन को आपका रिटायरमेंट हो रहा है, 1 जन 14 को रिटायरमेंट कर रहे हैं DOR। तो अगर 1 जन 13 को रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये सारा का सारा डेटा 13 का है, तो 13 में मतलब 1 जुलाई में इसका 500 का इंक्रीमेंट होके ही 5000 हुआ है, तो जून से उसका डेटा क्या हो जाएगा, 500 में कम हो जाएगा, बिकॉज जुलाई से 500 बढ़ा था। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है ना, मतलब पिछला साल का डेटा है। तो जून में इसका सैलरी था 4500, मई में इसका सैलरी था 4500, अप्रैल में भी इसका सैलरी था 4500। देखो तो काउंट करके, क्या 10 महीना हुआ है कि नहीं। अप्रैल, फिर मार्च में भी इसका सैलरी था 4500। आई थिंक 10 महीना हो चुका है। अब काउंट करो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एग्जैक्टली मार्च से लेकर दिसंबर तक का डेटा होता है 10 महीने का। और अगर आप इसका हिसाब लगाओगे, टोटल करोगे, तो आप करके देखो कि आपका 5000 का डेटा कितने बार आया है। तो 5000 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 5000 है। तो आप सिंपल पुट करो, एवरेज सैलरी इक्वल्स टू मतलब 5000 इंटू 6 प्लस 4500 इंटू 4। तो 4500 इंटू 4 का हो जाता है आपका 18,000, इसका हो जाता है आपका 30,000।
30,000 प्लस 18,000 दैट इज 48,000। आई होप क्लियर है एकदम कैलकुलेशंस। और एवरेज सैलरी 10 महीने का होता है तो डिवाइडेड बाई 10, तो योर एवरेज सैलरी इज 4800। क्लियर है ना? ये है आपका एवरेज सैलरी। इसी का इसका इंतजार था हमें, तो इंतजार खत्म। 4800, तो ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क को भी हटा दो। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तो फिर आपके यहाँ पर कितना बैठ जाएगा? 4800। तो 4800 इंटू 10 करके आपका हो जाता है 48,000। ये है आपका 10 इंटू एवरेज सैलरी। अब कैलकुलेट करना है क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी। तो चलो, एवरेज सैलरी तो पता चल ही गया, बस क्रेडिट लीव के साथ कैलकुलेशंस को थोड़ा कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये वर्किंग नोट था, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 था। फिर हम लोग अभी करेंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में क्या करना है? बेसिकली क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी करना है। तो क्रेडिट लीव का कैलकुलेशंस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका। तो टोटल लीव सबसे पहले, आई होप आपको याद है क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व भी किया, करवाया था एक एग्जांपल। तो टोटल लीव आपका कितना हो जाएगा? टोटल 40 लीव आपका कंपनी देता है और आप 16 साल सर्विस कर रहे हो। याद करो, 16 साल। ये देखो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना? ही वाज एंटाइटल्ड टू 40 डेज लीव फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना दिन का सर्विस है इनका? 16 ईयर्स 7 मंथ्स। और मैंने आपको कहा था कि एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वगैरह इग्नोर करना, राउंड में जितना होगा, अगर ये 9 मंथ्स भी होता, इवन 11 मंथ्स भी होता, तो भी 16 ईयर्स ही माना जाता। ठीक है, तो 16 ईयर्स आपका मेनली काउंटिंग एरिया है। तो 40 इंटू 16 करके आपका टोटल लीव हो जाता है 640, है ना? आपका टोटल लीव हो जाता है 640। आपका क्रेडिट कितना है? योर क्रेडिट लीव इज 300। ये भी क्वेश्चंस में गिवन है। फिर से अगर आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊं, देखो आपका क्रेडिट लीव है 300। ये देखो 300 अनएबल लीव है ना, यहाँ पर क्रेडिट बता नहीं था। आप क्रेडिट ढूंढता ना, मत ढूंढना, थोड़ा मतलब सिनोनिमस इंग्लिश को भी थोड़ा याद रखना है। तो अनएबल लीव था आपका 300, तो क्रेडिट यहाँ अनएबल 300 हो गया आपका। तो 640 से आप 300 को हटाए, तो 600 से 640 से 300 को हटाएंगे तो आपका कितना बचता है? तो दिस इज योर यूज हो जाएगा आपका 340। आपका क्रेडिट यूज मतलब आपका यूज कितना है, मतलब आपने कितना छुट्टी ले लिए? 340। तो यूज हो गया आपका 340। लेकिन आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डेटा को नहीं मानता, तो आप इसको क्या करोगे? एज पर इनकम टैक्स का मान लोगे, एज पर इनकम टैक्स का कैलकुलेट करोगे। एज पर इनकम टैक्स इक्वल्स टू आपका टोटल लीव कितना हो जाएगा? एज पर इनकम टैक्स आपका टोटल लीव हो जाएगा 30 इंटू 16, तो आपका हो जाता है 480। और आपका यूज हो जाएगा, और आपका यूज हो जाएगा 340। तो 480 से आप 340 हटा दोगे तो आपका होता है 140 डेज, है ना? ये 140 डेज जो आपका क्रेडिट लीव यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स, है ना? तो एज पर इनकम टैक्स आपका क्रेडिट लीव है 140 डेज का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका बना हुआ बात नहीं मानते, वो अपना ही चलता है। तो यही 140 डेज के अनुसार आपको अभी कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तो मैं इसको ये एरिया में करता हूँ, आका एरिया में। तो आपका क्या हो जाएगा? 140, मतलब आपको सैलरी कितना मिल रहा है 30 डेज में? अगर आपका एवरेज सैलरी 4800 है तो 140 डेज में डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4800, है ना? तो 140 बाई 30 इंटू 4800, तो आपका हो जाता है 140 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4800, तो आपका अमाउंट हो जाता है 22399, मतलब 22400। तो ये 22400, दिस इज योर एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ये आपका लीव एनकैशमेंट जो है ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो फिर टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा था? 50K, है ना? 50,000
तो जस्ट 50,000 माइनस 22,400 करो, तो 50 माइनस 50,000, दिस इज योर 27,600 है ना, 27,600, दिस इज योर टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। एक बार आप लोग इसको मैं जूम आउट करता हूँ, फटाफट देख लो। क्रेडिट लीव, टोटल लीव 640, क्रेडिट इक्वल्स टू कितना था आपका, क्वेश्चंस पे गिवन है 300, आपने यूज कितना कर लिया 340, लेकिन एज पर इनकम टैक्स का डेटा टोटल लीव आपका 30 माना जाएगा। यहाँ पर 40 आप मान के चल रहे थे, आपका कंपनी मान के चल रहा था, तो टोटल लीव हो जाता है 30, लेकिन सर्विस तो 16 ही रहेगा। 480 यूज कितना हो चुका है आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 340, तो क्रेडिट लीव कितना बचता है 140, आपका जो भी हिसाब होगा 140 के हिसाब से हो जाएगा। तो ये है आपका हिसाब, ये आपका हिसाब का एरिया। ओके, तो 140 बाई 40 40 800, तो 22,400 एग्जेम्प्टेड हो जाता है और टैक्सेबल हो जाता है आपका अमाउंट रिसीव से, एग्जेम्प्टेड अमाउंट दैट इज 27,600। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेनली कैलकुलेट करना चाहिए लीव एनकैशमेंट का। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में डायरेक्ट लीव एनकैशमेंट भी पूछ सकता है, या फिर लीव एनकैशमेंट के मतलब एक कंप्लीट सैलरी के अंदर लीव एनकैशमेंट का डेटा देता है, तो भी आपको इसी तरह से कैलकुलेशंस करना चाहिए। तो आपको मैं बार बार एक चीज बताऊंगा, इनकम टैक्स जो है ये प्रोविजन बेस्ड है, तो इसका प्रोविजंस को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लिखाया, तो प्रोविजंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कर पाओगे। तो इसका मैथ बहुत आसान है, मेन इसका कैलकुलेशंस के बेस है प्रोविजंस। तो प्लीज इनकम टैक्स में ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यार अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी में रिटायरमेंट कर लिए, इसका कुछ होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, तो आप व्हाट्सएप में होमवर्क को देखिएगा। ठीक है, और मुझे होमवर्क सॉल्व करके मुझे ईमेल कीजिएगा। ठीक है, और अगर आज के क्लास रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, आई होप लीव एनकैशमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कुछ सम्स और आपको देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो। ये एक अच्छा लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन था। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं ग्रेचुइटी पेंशन वाला भी एक साथ दे रहा हूँ आपको। अब उसको भी सॉल्व करो और लीव एनकैशमेंट को भी सॉल्व करो। अगर वो आप मुझे पूछो, लेकिन मुझे नहीं लगता डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लेना। ओके।